नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन हमारा सब्जेक्ट है और सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की चल रही है, जो कि लगभग ख़त्म होने जा रही है। तो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन में जो भी देखा, उससे एक चीज़ तो समझ में आई कि जो हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, इसका मेन फोकस क्या है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जाता है या कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा जाता है। हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, तो अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमें कौन-कौन से प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, उसके लिए मतलब हमें कौन-कौन से प्रिकॉशंस की ज़रूरत है और किस तरीके से हम अपना फर्स्ट स्टेप लें, ताकि सॉफ्टवेयर जो है मतलब हमारा इनिशियल स्टेप क्या होगा, उसके बाद कैसे अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि जिसके थ्रू हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एररलेस हो और यूज़र की नीड को फुलफिल करे। तो उसके लिए हमारा ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। हम लोगों ने पहली यूनिट में देखा कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन-कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में अगर देखा, तो हमारा फोकस जो कि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन, तो सेकेंड यूनिट में जो हमारा यूएमएल वाला चैप्टर था, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वाला, वो चैप्टर हमें ये बता रहा है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, ठीक है, मतलब वो जो हमारा चैप्टर है वो हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, जिसमें यूएमएल हमारी काफ़ी हेल्प करता है, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये कहने को तो लैंग्वेज है, लेकिन ये आप इसको लैंग्वेज मतलब क्या है कि ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि किसी भी चीज़ को एज अ डायग्राम शो करने की का वे प्रोवाइड करता है। यूएमएल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है, दो टाइप के डायग्राम यूज होते हैं, जैसे कि एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम, एक आपका बिहेवियरल डायग्राम। स्ट्रक्चरल डायग्राम आपके पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को शो करता है और बिहेवियरल डायग्राम पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर आपने क्रिएट किया है वो अकॉर्डिंग टू यूजर नीड बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि पर्टिकुलर सिस्टम के डायनेमिक फीचर्स को वो कैप्चर करने के लिए बिहेवियरल डायग्राम का यूज किया जाता है। दोस्तों हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में बहुत सारे डायग्राम देखे, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, और भी बहुत सारे डायग्राम, और बिहेवियरल में भी हमने बहुत सारे डायग्राम देखे। और अगर आपने सारे डायग्राम्स को देखा है, समझा है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इनका जो मेन फोकस है वो कहाँ है। तो दोस्तों इनका जो मेन फोकस है, अगर मैं कहूँ तो इनका सारा का सारा जो मेन फोकस है वो फोकस है कि पर्टिकुलर मतलब कि जो इनका मेन फोकस है दोस्तों, वो मेन फोकस इस पे होता है कि किस तरीके से हम अगर हम कहें दूसरे तरीके से कि हम मतलब कि जैसे कि चाहे बिहेवियरल डायग्राम हो चाहे स्ट्रक्चरल डायग्राम हो, इनका जो मेन फोकस होता है, इसके अंदर देखिए कई सारे डायग्राम है, बिहेवियरल के अंदर भी कई सारे डायग्राम यूज हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल के अंदर भी कई सारे डायग्राम यूज हो रहे हैं, और इनका जो मेन मोटो है वो ये है कि एक ही चीज को, यानी एक ही सिस्टम को अलग अलग व्यू से एनालाइज करें, ताकि उसमें जितने भी एरर हो उनकी मतलब या फिर एररलेस हो, मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हो, मतलब कि अलग अलग डायग्राम जितने भी हैं वो एक ही सिस्टम को चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अलग अलग वे हैं, अलग अलग व्यू हैं। तो जब हम अलग अलग व्यू से एक ही चीजों को देखते हैं तो हमें बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, उनको और कैसे उनको सॉल्व करना है ये भी हमें समझ में आता है, ताकि हम उनको रिमूव करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकें। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और होप सो आप लोग को पिछले लेक्चर में समझ में आया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आज का जो दोस्तों हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आज का जो दोस्तों हमारा लेक्चर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लैंग्वेज के फीचर कौन कौन से होते हैं।
और होप सो आप लोग को समझ में आ जाए। तो जो सबसे पहला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो जैसा कि लिखा है एम्फेसिस ऑन डाटा रेदर देन प्रोसीजर, ठीक है ना, कि ये इसका फोकस डाटा के ऊपर होता है, ठीक है ना। और कहने का मतलब क्या है कि ये जो इसका मेन फीचर क्या है कि ये सीधे डाटा के ऊपर यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्क को या टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम इसके दूसरे फीचर को देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू एंटिटीज नोन एज ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जितने भी प्रोग्राम हैं वो अलग अलग एंटिटी में डिवाइड हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो चूंकि सारे प्रोग्राम एक मतलब कि एंटिटीज यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में डिवाइडेड है, तो इससे हमारा जो इसका मेन जो क्या कहें एडवांटेज है वो यही है कि अगर हमें कभी हमारे प्रोग्राम को मेंटेन करने की या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम आसानी से जिस जिस जगहों पे प्रॉब्लम होती है हम सीधे वहीं फोकस करते हैं, उसी एंटिटी के ऊपर सीधे फोकस करते हैं और उसको आसानी से रिजॉल्व और उसको उसी को केवल सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ना कि हमें पूरे प्रोग्राम को छेड़ने की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ दोस्तों इसका जो एक मेन एक एडवांटेज और है कि चूंकि इसमें एंटिटीज़ का इवन अलग अलग छोटे छोटे सारे प्रोग्राम अलग अलग एंटिटीज़ में डिवाइडेड होते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि जो बहुत सारे कह सके कि अगर हमें फॉर फ्यूचर कोई नया ऑब्जेक्ट या कोई नया फंक्शनलिटी ऐड करना है तो भी हम बड़ी आसानी से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड करना है तो उसको भी हम एज एंटिटी या ऑब्जेक्ट लेके हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके और उसको उसके ऊपर उस फंक्शनलिटी को भी ऐड कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या है कि जो हमारी पुरानी फंक्शनलिटीज़ है उनके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे की, तो डाटा स्ट्रक्चर आर डिजाइन सच दैट दे कैरेक्टराइज्ड और ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो इनका जो डाटा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज्ड कर सके, यानी कि ऑब्जेक्ट को कैरेक्टराइज्ड करने का मतलब क्या है कि उनके पर्टिकुलर हर ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस को मेंटेन कर सके, ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है और हर ऑब्जेक्ट का कुछ एट्रीब्यूट, कुछ बिहेवियर और कुछ फंक्शनलिटीज होती हैं, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि एक तरीके के बिहेवियर, एट्रीब्यूट और फंक्शनलिटी वाले कई सारे ऑब्जेक्ट हो जिनको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं जिसे हम क्लास कहते हैं, लेकिन दोस्तों वो भले ही उनकी फंक्शनलिटी या फीचर एक जैसे हों लेकिन उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस की वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है, और जो उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है और उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू जो चेंज होती है यही दो सेम एट्रीब्यूट वाले ऑब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। जैसे अगर हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैं आपको कह सकता हूं कि जैसे कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर हम बर्ड नाम का एक क्लास बनाएं और उसमें बहुत सारे बर्ड्स, जैसे कि मैं आप एक मिनट आपको मैं समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कि सॉरी एक सेकेंड, अगर हम एक क्लास लेते हैं, सपोज कीजिए हमने क्लास लिया बर्ड नाम का, ठीक है, और इसमें हमने एक ईगल डाल दिया, एक पैरेट डाल दिया, एक क्रो डाल दिया, और सबके विंग्स सबके पास एक फंक्शनलिटी है वो है विंग, जो सब में कॉमन है जिसके थ्रू वो उड़ते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन बात करें ईगल के विंग की वैल्यू की, तो सपोज कीजिए वो 10 है, सपोज करने के लिए कह रहा हूं। अगर पैरेट की बात करें तो सपोज कीजिए कि वो 3 है, और अगर हम क्रो की बात करें तो सपोज कीजिए कि वो 4 है। तो दोस्तों यहां हम देख रहे हैं कि फंक्शनलिटी जो है इन सभी की वो फंक्शनलिटी सेम है, यानी कि सभी के पास विंग है,
लेकिन विंग के बाद उनके एट्रीब्यूट की वैल्यू एक की 10 है, एक की 3 है, एक की 4 है। ये जो एट्रीब्यूट की वैल्यू में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस की वजह से ये ऑब्जेक्ट एक जैसे होते हुए भी उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है, यानी कि जिसका विंग बड़ा होगा वो ज्यादा देर तक फ्लाई कर सकेगा, जिसका विंग छोटा होगा वो कम देर तक फ्लाई करेगा। तो ये उनके बिहेवियर में चेंज आ जाता है दोस्तों। तो होप सो आपको ये तीसरा पॉइंट समझ में आया हो। चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो हमारा चौथा पॉइंट जैसा कि कह रहा है कि फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर tied together in data structure. Functions that operate on data of an object are tied together in data structure. यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक ये भी फीचर है कि जो फंक्शन जिस डाटा के साथ काम करता है हम उसको एक साथ कैप्सुलेट करके रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हम एक तरीके से कहें कि ये जो हमारी ये जो एक फीचर है, या ये हमारी ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे हम फंक्शंस को और ऑब्जेक्ट्स को या मेथड्स को एक साथ बाइंड करके भी रख सकते हैं, ठीक है। अगली चीजें अगर हम देखें तो जैसा कि हमारा अगला पॉइंट, अगला फीचर क्या है कि डाटा इज हिडन एंड कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शंस। यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है, ये आपके इनकैप्सुलेशन को ही डिनोट कर रही है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन जिसमें सॉरी इनकैप्सुलेशन एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये किसको डिनोट कर रही है, इनकैप्सुलेशन को। ये किसको डिनोट कर रही है, इनकैप्सुलेशन को, ठीक है ना। तो इनकैप्सुलेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी कि इनकैप्सुलेशन एक्चुअल में है क्या, कि यहाँ पे ये डाटा हाइडिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। और डाटा हाइडिंग और इंफॉर्मेशन हाइडिंग दो चीजें थी जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि डाटा हाइडिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होता है। बहरहाल ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के फीचर है, जिसमें अगर हम डाटा हाइडिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो भी वेरिएबल होता है और जो उसका मेथड होता है हम उसको एक साथ कैप्सुलेट करके रखते हैं, ठीक है। तो एक साथ कैप्सुलेट करने के का ये जो प्रोसेस है इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इसका बेनिफिट क्या है कि जो जिस ऑब्जेक्ट को इनकैप्सुलेट करके जिस क्लास के अंदर रखा गया है केवल वही क्लास उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई दूसरा क्लास उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करना चाहेगा तो वो उसका यूज नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग। उसी तरीके से दोस्तों इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी एक फीचर है। और इंफॉर्मेशन हाइडिंग की अगर हम फीचर को देखें तो जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम दो मेंबर्स का यूज कर रहे हैं, एक आपका पब्लिक मेंबर और एक आपका प्राइवेट मेंबर। तो अगर हम पब्लिक मेंबर की बात करें तो पब्लिक मेंबर वो मेंबर होते हैं जिसके अंदर जिन फंक्शनलिटीज को हम डालते हैं उनको यूजर व्यू कर सकता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर के अंदर जिन फंक्शनलिटीज को हम डालते हैं उन चीजों को यूजर व्यू नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर चीजों को, मतलब कि इंफॉर्मेशन हाइडिंग और डाटा हाइडिंग क्या होती है, ये दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के ही फीचर है। एक चीज दोस्तों आपको याद रखनी होगी कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है और एक इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो जब तक आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तब तक आप कहाँ किसका यूज करना है उसमें वो आपको करने में डिफिकल्टीज होगी, या फिर एक तरीके से कहें तो आप उसको जो है वो नहीं कर पाएंगे। मतलब कि जैसे क्या है कि इनकैप्सुलेशन की कुछ अलग फीचर्स हैं, यानी डाटा ये इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा है, वो डाटा को हाइड कर रहा है। तो जब हमें ये चीजें पता होंगी तभी हम अकॉर्डिंग टू नीड प्रोग्राम में या सिस्टम में जहां पे जिसकी जरूरत होगी वहां पे उसका यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शंस। यहाँ पे लिखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं फंक्शंस के थ्रू, ठीक है ना। और और इनके बीच में एक कम्युनिकेशन का भी आपका मैसेजिंग भी होता है। जो भी फंक्शन
अगर वर्क कर रहा है तो एक फंक्शन में कितने ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के थ्रू अगर जब वो फंक्शन ऑकर होगा तो वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के थ्रू कम्युनिकेट करके उस पर्टिकुलर टास्क को दोस्तों परफॉर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों जो अगला है कि न्यू डाटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड व्हेन एवर नेसेसरी, यानी कि अकॉर्डिंग टू जैसे कि हमने फीचर की बात की, तो जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जितने भी जो प्रोग्राम है वो एक एंटिटीज में डिवाइडेड होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो या इसका बेनिफिट जो है हमारा यही होता है कि अगर फॉर फ्यूचर हमें नई फंक्शनलिटीज को ऐड करने की जरूरत पड़ रही है तो हम बड़ी आसानी से फॉर फ्यूचर उन नई फंक्शनलिटीज को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि अगर हम किसी नई फंक्शनलिटी को या नए ऑब्जेक्ट को हम उस सिस्टम में ऐड करते हैं तो उससे कोई भी पुरानी फंक्शनलिटी पे या उसके बिहेवियर पे कोई चेंजमेंट नहीं होता है। हाँ, बस जो नया हमने ऐड किया है वो एक नई फंक्शनलिटी भी वहां पे ऐड हो जाती है। यही आपका एक मेजर डिफरेंस भी है प्रोसीजरल में और आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। क्योंकि प्रोसीजरल में अगर हमें कोई नया कॉन्सेप्ट ऐड करना है तो वहां पे क्या होगा कि हमें पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ये है कि अगर हमें कोई नई फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं तो हम बिना पुराने प्रोग्रामिंग को के साथ कुछ भी छेड़छाड़ किए बिना भी हम नई फंक्शनलिटीज को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट लिखा है कि फॉलोज बॉटम अप डिजाइन इन प्रोग्राम डिजाइन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर क्या ये भी है कि ये बॉटम अप डिजाइन करता है। मैंने किसी भी अगर कोई ये डिजाइन अगर परफॉर्म करना होता है तो ये बॉटम अप डिजाइन का यूज करता है, जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर मतलब कि अगर कहें कि बिहेवियर को शो कर सक, मतलब कि अगर किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना है तो ये बॉटम अप डिजाइन का यूज करता है। ये भी एक इसका फीचर है। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आप लोग को ये चीजें समझ भी आई होंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर नए लेक्चर के साथ मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।